नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। इस वक्त 5 की बात की शुरुआत करते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आपको पता है कि ज्ञानवापी मामले में सुनवाई लगातार चल रही है हाई कोर्ट में और इस वक्त खबर आ रही है कि ज्ञानवापी पर अब 3 अगस्त को हाई कोर्ट का फैसला आएगा। तो फैसला इस बात पर आना है कि वहां पे सर्वे हो या सर्वे ना हो, यानी जो ज्ञानवापी मस्जिद है और वहां पे श्रृंगार गौरी मंदिर में जो पूजा की इजाजत मांगी गई है, तो इस पर सर्वे होना है कि वहां पर दरअसल किस तरीके का स्ट्रक्चर और है, वहां पे पहले क्या था और क्या पूजा की इजाजत दी जा सकती है। वहां पे सालों भर पूजा भी होती है, लेकिन सर्वे होना है, इस पूरी ज्ञानवापी का सर्वे होना है, जिसके लिए इजाजत मिले या ना मिले, इस पर कोर्ट का फैसला आना है। अब अंतरिम आदेश जो है वो 3 अगस्त तक जारी रहेगा और इस बीच जो सर्वे है उस पर 3 अगस्त तक रोक रहेगी, क्योंकि इस पर रोक लगाई गई है अभी कोर्ट की तरफ से और इसी पे फैसला आना है। तो अब ये जो रोक है वो 3 अगस्त तक जारी रहेगी। ये हाई कोर्ट ने बताया है कि अंतरिम आदेश 3 अगस्त तक जारी रहेगा। ज्ञानवापी में एएसआई का जो सर्वे होना है उस पर अब 3 अगस्त तक रोक जारी रहेगी। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि वहां पे कमीशन ना जारी किया जाए और वहां कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहां पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने यह भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। तो 3 अगस्त तक इस पर अब फैसला आएगा और तब तक के लिए सर्वे पे रोक है। और दूसरी तरफ से जो मुस्लिम पक्ष है उनको उनकी आपत्ति इसी बात पर है कि अगर यहाँ पे सर्वे होता है, या हालांकि एएसआई ने एक हलफनामा भी वहां पर दायर किया है और उस हलफनामे में ये कहा गया है कि किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, इस पूरे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही आपत्ति है और ये डर जताया जाता है कि यहाँ पर अगर सर्वे होता है तो फिर इस स्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंच सकता है। हमारे साथ सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। तो आज भी इसके ऊपर चर्चा हुई, बहस हुई और दोनों पक्षों की तरफ से आज क्या बातें सामने आई हैं, ये तो साफ हो गया है कि अभी जो रोक है सर्वे पे वो जारी रहेगी 3 अगस्त तक। सौरभ, तो काफ़ी बड़ी खबर है ये नगमा, क्योंकि जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी और कल लगभग 4.5 घंटे खुद चीफ जस्टिस ने सुना इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और आज भी लगभग 1.25 घंटे तक हियरिंग चली। सारे टेक्निकल मुद्दों पर भी बातचीत हुई। कल एएसआई को बुलाया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहाँ पर उनसे बोला गया कि आप डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, आप डेमोन्स्ट्रेट करिए कि किसी तरीके से जो आपका सर्वे हो रहा है उससे जो स्ट्रक्चर है मस्जिद का उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। क्योंकि जो लगातार इंतजामिया पक्ष यानी मस्जिद पक्ष था वो इस बात को लेकर के कोर्ट में उठा रहा था कि इस सर्वे से जो स्ट्रक्चर है मस्जिद का उसको नुकसान पहुंच सकता है और मस्जिद गिर सकती है। 1000 साल पुरानी मस्जिद है। इसको लेकर के कोर्ट में आज भी दलीलें होती रहीं। जो नकवी सीनियर लॉयर हैं वो अपीयर हो रहे थे इंतजामिया पक्ष। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी कवायद है सर्वे की वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों सालों से ज्ञानवापी मॉस्क में जो मुस्लिम्स हैं वो नमाज पढ़ते आए हैं। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि उसी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी का मंदिर है जिसमें साल में एक बार पूजा करने की इजाज़त है, तो यानी साल में एक बार वहाँ पूजा हो रही थी, इसलिए जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आती है। ये तमाम दलीलें हुई। कोर्ट ने जो वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर था वो भी पढ़ने के लिए कहा। ये भी कहा नकवी साहब ने कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है और ऐसे में जो सर्वे कराया जा रहा है वो सबूत जुटाने के लिए किया जा रहा है कि वहां पर मंदिर था, क्योंकि जो पिटिशनर्स हैं उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वहां पर कभी मंदिर हुआ करता था। तो एएसआई का इस्तेमाल सबूत जुटाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये दलील कोर्ट में जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई। तो लगभग कहा जाए नगमा 5.5 घंटे अगर आज और कल को मिलाया जाए ये सुनवाई हुई है और कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, यानी 3 तारीख लगभग 1 हफ्ते तक ये ऑर्डर रिजर्व रहेगा। 1 हफ्ते तक एएसआई ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कोई सर्वे नहीं कर सकेगा और 3 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट दोपहर में अपना जजमेंट सुनाएगा कि ये सर्वे एएसआई कर सकता है या नहीं कर सकता। जी,
तो ये अंतरिम आदेश 3 अगस्त तक जारी रहेगा। धन्यवाद आपका सौरभ। जैसा सौरभ बता रहे थे कि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलील है। प्लेसेस ऑफ जो वर्शिप, रिलीजियस प्लेसेस का जो एक्ट है वो यहाँ पे लागू नहीं होता, ये कहते हैं। दूसरी तरफ यानी हिंदू पक्ष, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा भी होती रही है साल में एक बार ही सही, तो इसलिए इसमें ये एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन जो इंतजामिया पक्ष है उसकी तरफ से यही दलील है कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। दूसरे के वो ये भी कह रहे हैं बार बार कि अगर सर्वे होता है तो फिर जो मस्जिद वहां पे है उसके स्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंच सकता है। एएसआई की तरफ से ये हलफनामा दायर किया गया है कि यहाँ पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि ये इजाजत है कि वहां पे ड्रिलिंग भी की जा सकती है 10 मीटर तक, तो इतनी ड्रिलिंग हो सकती है। और वैसे भी सर्वे होगा, लेकिन सर्वे कब होगा ये जो फैसला है वो 3 तारीख तक अब इसका इंतजार करना होगा। तब तक के लिए इस पर रोक लगा दी गई है, यानी कोई सर्वे नहीं हो सकता अभी ज्ञानवापी का। तो ये अभी की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, ज्ञानवापी को लेकर के सर्वे नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं आज की और दूसरी बड़ी खबर पे। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आज राजस्थान के सीकर में थे और वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री गहलोत को भी वहां जाना था, लेकिन एक प्रोटोकॉल विवाद हुआ और गहलोत नहीं गए। कहा गया कि गहलोत का भाषण हटा दिया गया था, जिस पर पीएम कार्यालय की तरफ से सफाई भी आई कि गहलोत पैर की चोट के कारण नहीं आए। बहरहाल प्रधानमंत्री आक्रामक रहे और विपक्ष और राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष ने अपना नया नाम INDIA इसलिए रखा है ताकि इसके पीछे यानी इंडिया के पीछे अपने भ्रष्टाचार और गरीब विरोधी कार्यक्रमों को छुपाएं। पीएम के तर्कश में एक नया तीर भी है और वो है लाल डायरी। कहा कि इसमें कांग्रेस के काले कारनामे बंद हैं। अगर लाल डायरी के पन्ने खुलें तो फिर अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। सीकर में जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री ने गहलोत सरकार के बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी को मुद्दा बनाया और कहा कि कांग्रेस ने सरकार चलाने के नाम पर लूट की दुकान चलाई है। अगर लाल डायरी के पन्ने खुलेंगे तो सरकार का डब्बा गुल हो जाएगा। तो यही सवाल है कि क्या है ये बर्खास्त कांग्रेस नेता राजेंद्र गुढ़ा की डायरी में और क्यों गहलोत सरकार आग बबूला है। तो पहले आपको दिखाते हैं कि दोनों तरफ से जो वार किए गए हैं वो क्या है, क्या कहा प्रधानमंत्री ने और क्या जवाब दिया इसका अशोक गहलोत ने। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1150 रुपये का करके मचा रखी है। लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपोल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए, लाल टमाटर लाल है। और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है। उसकी बात करते हैं भाई कैसे मैं इनको राहत दिलाऊं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है। सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष का डब्बा गुल हो जाएगा लाल डायरी से। गहलोत कह रहे हैं कि कोई लाल डायरी है ही नहीं। बात तो प्रधानमंत्री को लाल टमाटर की करनी चाहिए और लोग गुस्से में लाल हो रहे हैं और लोग जो हैं वो बीजेपी को लाल झंडी दिखाएंगे। तो ये जो वार किया जा रहा है दोनों तरफ से, हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं अभय दुबे जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और आरपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी।
अभय दुबे, ये लाल डायरी आप लोगों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रही है। जिस तरह से राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी लहराई और कह रहे हैं कि उसमें सबका कच्चा चीटा है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि अगर ये लाल डायरी के पन्ने खुल गए तो फिर डब्बा गुल हो जाएगा। तो ये लाल डायरी या जो डिसग्रंटल्ड ही सही, एक नाराज पहले आपके यहाँ के नेता थे ये राजेंद्र गुढ़ा, ये जो भी कर रहे हैं अब, उससे एक एम्बैरसमेंट है ये कांग्रेस के लिए। नगमा जी, ये पैसे का लेन देन तो अमित शाह करा रहे हैं, खुद ओपन दे रहे हैं, पैसे लेके ये सब की बात आ रही है। सबसे पॉलिटिक्स किया मेरे से आपने नहीं किया, कितना पैसा दे रहा था आपको वो बता दो सब आपको भी कह रहे हैं पैसे का 50 करोड़ का लेन देन अमित शाह कर रहा है। अमित शाह कह रहा है हेलीकॉप्टर में ही रहोगे, ऊपर नीचे नहीं आने दूंगा। किसका वीडियो आप दिखा रहे थे, आप बता दें ये वीडियो किसका है और क्या इसकी क्रेडिबिलिटी है? यही राजेंद्र गुढ़ा है जो सारे मीडिया चैनल ने कवर किया था। ये कह रहे हैं कि अमित शाह साहब सरकार गिराने के लिए 50 करोड़ रुपए मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरने दूंगा, हेलीकॉप्टर में घूमता रहेगा। प्रधानमंत्री जी तमतमाए हुए लाल इसलिए हो रहे हैं कि गहलोत सरकार 500 रुपए में लाल सिलेंडर दे रही, जो प्रधानमंत्री जी ने 1000 रुपए के पार कर दिया था। गहलोत सरकार 25 लाख रुपए का इलाज पूरे राजस्थान के वासियों को करा रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी लाल है, तमतमाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी लाल और तमतमाए इसलिए कि पुरानी पेंशन योजना गहलोत सरकार ने फिर से लागू कर दी है। इसी का परिणाम है कि अभी चूरू के सरदार शहर का उपचुनाव प्रधानमंत्री जी 25,000 वोट से 26,000 वोट से भाजपा आ रही है। पिछले 6 उपचुनाव लगातार आप हारे हैं, इसलिए लाल और तमतमाए हुए हैं। काले कारनामे पर पर्दा किसने डाला? प्रधानमंत्री जी ने डाला। इन्होंने कहा कि अजीत दादा पवार 70,000 करोड़ का घोटाला है। तीसरे दिन उनके काले और लाल। अभय दुबे जी, आपकी आवाज बार बार जा रही है, आप वो कनेक्शन अपना सही कर लें, आपकी आवाज जा रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगी। आरपी सिंह, आप जवाब इसका देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री गुस्से में तमतमाए हुए हैं, लाल हैं, लाल टमाटर की बात करनी चाहिए। महंगाई से जिस तरह से लोगों के चेहरे क्रोध से लाल हो रहे हैं उसकी बात करनी चाहिए और लाल झंडी दिखाने के लिए लोगों को, बीजेपी को तैयार है यहाँ पे जनता। तो ये बात कह रहे हैं अशोक गहलोत भी और अभी आपने सुना अभय दुबे को भी। आपका जवाब, और ये भी कि एक नॉन इशू है ये लाल डायरी, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस लाल डायरी को एक मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव के पहले। अगर मुद्दा नहीं होता तो उनके साथ जिस प्रकार से विधानसभा में मारपीट की गई, जिस प्रकार से उनको विधानसभा धक्के मार कर निकाला गया, तो लाल डायरी देने गए थे स्पीकर साहब को, मैं लाल डायरी दे रहा हूँ, इसको आप मेरी तरफ से जमा कीजिए और इस पे डिबेट करिए। स्पीकर साहब ने वो लेने से मना कर दिया और अपने जो बाकी जो उनके वहाँ के लोग थे उनके लोगों ने उनकी पिटाई करी वहां पर। और जिस प्रकार से जब वह विषय उठाया तो उनको मंत्री पद से हटा दिया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया। तो दिखता है कि किसका कौन गुस्से में तमतमाया था। जरा वो दृश्य चला दीजिए ना, जब वह सदन के पटल पर वह डायरी रख रहे थे और जोशी जी मेरे को अगर ठीक जान पड़ता है तो स्पीकर साहब से किस प्रकार से तमतमा रहे थे, क्या गुस्सा था उनका, क्या नाराजगी थी और किस प्रकार से वह बोल रहे थे। सबने देखा स्पीकर साहब की भाषा क्या थी वहां पर। तो नहीं, अगर ये लाल डायरी अभी नहीं आती आरपी सिंह साहब, तो उसके पहले क्या मुद्दे थे बीजेपी के पास कांग्रेस के खिलाफ? अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ था नहीं, ये लाल डायरी अचानक से लहरा दी गई है संसद में, तो ये लाल डायरी सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। उसमें है क्या ये भी पता नहीं है। और अब जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ये जो नेता हैं उनके, ये एक डिसग्रंटल्ड नेता हैं और वो कुछ कह रहे हैं, तो उसको लेकर उसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये एक नॉन इशू है। क्या कोई दूसरी बातें और नहीं है राजस्थान में उठाने के लिए? लाल डायरी का विषय क्या है ये भी समझो, डिसग्रंटेड नेता क्या है ये भी समझिए। डिसग्रंटेड नेता कैसे होगा? कल तक तो मंत्री थे इनकी सरकार में, इनके साथ भागीदार थे हर चीज के अंदर, इनके हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर बैठते थे, हर कैबिनेट मीटिंग की जानकारी चर्चा उनके पास रहती थी। आज वो डिसग्रंटेड नेता हो गए, पहली बात। दूसरी बात, लाल डायरी का विषय क्या है? भ्रष्टाचार की बात हो रही ना, और विषय यही है राजस्थान सरकार कह रहा है और ये हम नहीं कह रहे, निरंतर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस के एक जो सचिन पायलट गुट के जो एक विधायक है, उन्होंने थोड़े दिन पहले आरोप लगाया था अपनी सरकार के ऊपर कि भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। और कई सारे मामले भ्रष्टाचार की इनकी सरकार के ऊपर है, जो इनके खुद के विधायक, इनकी खुद की पार्टी के अब तो मंत्री उठा रहे हैं। सचिन पायलट तो ये भी कह रहे हैं कि वसुंधरा सिंधिया के दौरान, कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जांच नहीं करवाई, यानी कि वो भी इसमें लिप्त हैं या बीजेपी और कांग्रेस
वो साथ साथ है इस भ्रष्टाचार में लिप्त। चैलेंज दे रहे हैं, हम तो चैलेंज दे रहे हैं, क्यों नहीं करवाई जांच? हम तो चैलेंज दे रहे हैं, करवाइए ना जांच, हिम्मत करिए, जांच करवाइए। जांच तो करवाई नहीं, परंतु अब जो सामने तथ्य है वो सदन में रख रहे हैं, सदन के पटल पर जाकर वो स्पीकर साहब को दे रहे हैं, उससे क्यों भागना? वो कोई पेपर, अगर कोई पेपर पूर्व मंत्री आपको दे रहा है, विधायक है, आप ही की पार्टी का विधायक है, अभी तक पार्टी ने निकाला नहीं उसको, वो अगर पटल पे रख रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर चर्चा तो करेंगे। कोई एक व्यक्ति, एक जो सदन का माननीय सदस्य है, वो अगर कोई कागज दे रहा है उसको आप नकार देंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि लाल होने के कारण सबको जानकारी है और क्यों है। और लाल टमाटर की जहां तक बात है, वो हिमाचल और कर्नाटका की देन है। सबको जानकारी कि आज बाढ़ है, बारिश है, उसके कारण से ये सीजनल मामला है। अभी 3 और एक आधे महीने बाद बात करेंगे, सब टमाटर सब ठीक होगा। परंतु आज जो मुख्यमंत्री जी नहीं आए वहां पर मंच पे, वो दिख रहा है कितने तमतमा रहे हैं, कितने लाल। उनको निमंत्रण गया, कहा गया आपने आना है, सब कुछ था। अब वो झूठ बोलने की नहीं, मेरे को स्पीच नहीं थी, वो फिर झूठ है, पकड़ा गया झूठ उनका। फिर उन्होंने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं गिर गया हूं, जो कुछ भी कोई भी कारण होगा, मेरी सेहत ठीक नहीं है। अब वो सेहत ना ठीक होने का भी कारण पता लग गया, भी कारण क्या है सेहत ना ठीक होने का, क्योंकि आएंगे तो लाल डेयरी की चर्चा तो होगी। और ये हमारे कारण से नहीं हो रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहले गए हैं, लेकिन इस बार नहीं गए क्योंकि उन्हें डर था कि वो आएंगे तो वहां पर जनता को जवाब देना होगा। ये कह रहे हैं आरपी सिंह, आपका जवाब? देखिए, सेहत तो भारतीय जनता पार्टी की गिरी हुई है समूचे देश में, और उसी गिरी हुई सेहत की वजह से ही तो ये चिल्ला रहे। और कर्नाटका का जिक्र ठीक किया, प्रधानमंत्री जी को मैं कई दिन से देख रहा हूं, कर्नाटका की हार के बाद जो भ्रष्टाचार का दाग लगा ना भारतीय जनता पार्टी, तो उसको धोते फिर रहे हर एक कार्यक्रम। अभय जी, आपकी आवाज रह रहे के कम हो जाती है, दब जाती है, आवाज आती है, फिर इस समय जैसे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। हाँ, अभी आप सुन पा रही हैं मुझको? अभी आ रही है, बोलिए। पार्लियामेंट में कोई स्पीकर ऑफ कर दिया, देखिए अब ये थोड़ा धैर्य रखिए, सुनने का साहस रखिए, सदाजी, सुनने का साहस रखिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने की बात कर रही थी। हेमंत बिस्वा शर्मा पर जुलाई 2015 में बुकलेट निकालकर आरोप लगाया, बोले भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी है, जेल में भेजेंगे इसको। अगस्त माह में शामिल कर लिया, सारे पाप धो लिया आपने। मुकुल भाग सीबीआई आ रही है, उस मुकुल रॉय को शामिल कर लिया, पाप धो लिए। शुभेंदु अधिकारी, यामिनी जाधव, यशवंत जाधव, प्रदीप सर नाइक, कितने पाप धोगे साहब आप? देश बेनकाब कर चुका है। आप भ्रष्टाचार की बात, लाल डायरी को क्यों नहीं एडमिट करने दिया जा रहा है? उसके ऊपर चर्चा करा लेनी चाहिए आज या कल। आप मानते हैं चर्चा होनी चाहिए इस लाल डायरी पे? अभय दुबे, देखिए, गुड़ा साहब को लगता है जो वो कह रहे थे कि अमित शाह साहब 50 करोड़ रुपए दे रहे थे, वो भेज दी क्या खेप? ये पूछिए इनसे, आरपी सिंह साहब से, कि वो 50 भेज दिए क्या? अरे देना डायरी, मोदी जी को ही दे दे, चल गुड़ा साहब आप तो दीजिए। ये ना कोई प्रमाण है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित दुष्प्रचार प्रारंभ किया है और उसमें मुंह की खानी पड़ेगी, याद रखिएगा आप। पिछले साल ठीक है। आधी एक सेकंड, मैं आपको रोक रही हूँ अभय दुबे जी, मैं आपको रोक रही हूँ। आरपी सिंह इस पर जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस समय बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो राजकोट में हैं। आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। सीधी फ्लाइट संभव हो पाएगी। इस एयरपोर्ट से यात्रा में तो आसानी होगी ही, इस पूरे क्षेत्र के उद्योगों को भी बहुत लाभ होगा। और जब मैं मुख्यमंत्री था, शुरुआती दिन थे, ज्यादा अनुभव तो नहीं था, और एक बार मैंने कहा था ये तो मेरा मिनी जापान बन रहा है। तब बहुत लोगों ने मजाक उड़ाई थी मेरी, लेकिन आज वो शब्द आपने सच कर करके दिखा दिए। साथियों, यहां के किसानों के लिए भी अब फल सब्जियों को देश विदेश की मंडियों तक भेजना आसान हो जाएगा। यानी राजकोट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा देने वाला
नई उड़ान देने वाला एक पावर हाउस मिला है। साथियों, आज यहां सौनी योजना के तहत अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी हुआ। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से सौराष्ट्र के दर्जनों गांवों के किसानों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा भी राजकोट के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण आज यहां करने का अवसर मिला है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के जीवन को आसान बनाने के लिए काम किया है। हम गुड गवर्नेंस की, सुशासन की गारंटी देकर आए हैं। आज हम उस गारंटी को पूरा करके दिखा रहे हैं। हमने गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम किया। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। अभी हाल में जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि हमारी सरकार के 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी आज भारत में गरीबी से बाहर निकलकर एक न्यू मिडिल क्लास, नए मध्यम वर्ग का सृजन हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में मिडिल क्लास भी है, न्यू मिडिल क्लास भी है, एक प्रकार से पूरा मध्यम वर्ग है। साथियों, आप याद कीजिए 2014 से पहले मध्यम वर्ग की एक बहुत आम शिकायत क्या होती थी? लोग कहते थे कनेक्टिविटी कितनी खराब है, हमारा कितना समय आने जाने में बर्बाद हो जाता है। लोग कहीं बाहर देश से आते थे, बाहर की फिल्मों को देखते थे, टीवी पे दुनिया की अपनी नजर जाती थी, तो उनके मन में सवाल उठते थे, सोचते थे कि हमारे देश में कब ऐसा होगा, कब ऐसे सड़कें बनेगी, कब ऐसे एयरपोर्ट बनेंगे। स्कूल, दफ्तर आने जाने में परेशानी, व्यापार कारोबार करने में परेशानी। कनेक्टिविटी का देश में यही हाल था। हमने बीते 9 वर्षों में इस परेशानी को दूर करने का हर संभव प्रयास किया। 2014 में सिर्फ 4 शहरों में मेट्रो नेटवर्क था। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। आज देश के 25 अलग अलग रूट्स पर वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट हुआ करते थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर के डबल से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। हवाई सेवा के विस्तार ने भारत के एयरलाइन सेक्टर को दुनिया में नई ऊंचाई दी है। आज भारत की कंपनियां लाखों करोड़ रुपए के नए विमान खरीद रही है। कहीं पर एक साइकिल नहीं आ जाए, एक गाड़ी नहीं आ जाए, स्कूटर नया आ जाए तो चर्चा होती है। आज हिंदुस्तान में 1000 नए विमानों का ऑर्डर बुक है और संभावना है आने वाले दिनों में 2000 विमान के ऑर्डर की। और आपको याद है, मुझे तो याद है, गुजरात चुनाव के समय मैंने आपको कहा था वो दिन दूर नहीं जब गुजरात एरोप्लेन भी बनाएगा। आज गुजरात इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में हैं और गुजरात को प्रधानमंत्री की एक बड़ी सौगात मिली है। गांधीनगर में 600 करोड़ से ज्यादा की योजना दी गई है और राजकोट में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। और प्रधानमंत्री ने ये याद दिलाया कि गुजरात चुनाव के समय भी उन्होंने कहा था कि गुजरात वो दिन दूर नहीं है जब गुजरात एरोप्लेन भी बनाएगा, और अब ऐसा लग रहा है कि उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मौजूद है प्रधानमंत्री राजकोट में, जहां पर एक और उद्घाटन हुआ है। इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली में लगातार आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली और एनसीआर का जो पूरा इलाका है वहां पर काफी ज्यादा मामले अब आई फ्लू के आ रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ये आई फ्लू यानी कि कंजंक्टिवाइटिस दरअसल क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। वैसे इस मामले के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि साफ सफाई सुनिश्चित किया जाए, साथ ही ये हिदायत दी जाए कि हाथ नियमित अंतराल पे धोते रहें, बिना हाथ धोए आंखों को न छुएं, निजी सामान जैसे कि तौलिया है, लेंस है या चश्मा है वो साझा ना करें। सभी स्कूल प्रमुखों से कहा गया है कि इस एडवाइजरी को स्कूल में प्रमुख जगह पर डिस्प्ले किया जाए और असेंबली में भी इसकी घोषणा की जाए। तो ये समझना चाहेंगे हम कि ये कितने तरह की होती है ये आई फ्लू, इसके लक्षण क्या हैं, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, कितनी गंभीर है ये परेशानी। डॉक्टर JS तेतियाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। डॉक्टर, ये एक ऐसा समय है जहां पर बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस आ रहे होंगे आप लोगों के पास, तो कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो पहले आप बताइए, और आमतौर पर कितनी जल्दी ठीक हो जाता है ये आई फ्लू? अब ज़्यादातर मरीज जो है हमारे पास जो आ रहे हैं उनको अचानक दोनों आंखों में लाली आ रहा है उनके, और आंखों में दर्द है, थोड़ा सा पलकों में सूजन हो जाता है उनको, और आंखों से कीचड़ आ रहा होता है, और थोड़ा बहुत से लोगों को दर्द भी हो रहा होता है आंखों में। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है, सडन एकदम से आंखों में लाली आना और दर्द और रिसाव आना जो है। हमें देख रहे हैं कि बड़े सारे एज ग्रुप के लोग आते हैं, इसमें बच्चों से लेकर बूढ़े भी आ रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे हमारे पास या एक्टिव लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको जो है ये एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू हो रहा है। ये कॉमनली एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरस जो हमने जांच की है एम्स में, ये सारे एडिनो वायरस से ये जो है वायरस के कारण से कंजंक्टिवाइटिस हो रही है। कुछ केसेस में जो है इसके ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर एडेड या उसके ऊपर हो जाता है। करीब करीब 20 से 30% लोगों को जो है दोनों तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं। इसलिए हमें जो है एंटीबायोटिक ड्रॉप भी इसमें जो है यूज़ करनी पड़ रही है इन बच्चों के लिए या आदमियों के लिए, और जहाँ तक एंटीवायरल है उसकी ज़रूरत इन पेशेंट्स में नहीं पड़ती है। तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और अगर किसी को हो गया और मान लीजिए ये वायरल इन्फेक्शन है तो कितना इसमें समय लगता है ठीक होने में, और किस तरह की दवा लोग खुद से, क्या आई ड्रॉप डाल सकते हैं या सिर्फ आंखें धोना ही इसमें काफ़ी होता है कि लगातार आप अपनी आंखों को पानी से साफ करते रहें? तो कुछ कॉमन अगर किसी को होता है तो क्या उसका फौरन इलाज होना चाहिए, क्या डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल ज़रूरी है, या क्या किया जाना चाहिए? आम तौर पर ये जो अभी का जो सीजनल फ्लू हुआ है कंजक्टिवाइटिस, ये अपने आप ठीक हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। ये बीमारी करीब करीब 102 हफ्ते में धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे समस्या होती है, ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे आंखों में लाली बढ़ते चले जाना, पलकों में सूजन ज़्यादा हो जाना, या आपको देखने में दिक्कत आ रही हो और आपका जो डिस्चार्ज है उसमें पीला कलर हो, तो ऐसे में हॉस्पिटल जाके आई डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अलग से होता है। जहाँ तक वायरल इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप सफाई रखेंगे अपनी आँखों की, जैसे हमने शुरू में बताया कि अपने हाथों को धो के रखेंगे तो इन्फेक्शन कम होगा। एक काला चश्मा पहनेंगे तो उससे भी जो है आपको सुविधा होती है, आंखों में रोशनी कम पड़ती है। एक इसके बारे में, सॉरी डॉक्टर साहब आपको बीच में रोक रही हूँ, कि एक इसके बारे में बहुत बात एक कॉमन है कि आपको अगर हो तो आप काला चश्मा पहन ले। तो जो काला चश्मा होता है वो आपको अपने आराम के लिए होता है या इन्फेक्शन रोकता है? मेरे ख्याल से आपकी आंख को बचाने के लिए होता होगा, और इन्फेक्शन कैसे फैलता है इसका? दोनों पर्पज से इसको यूज कर सकते हैं। काला चश्मा पहनना ही जरूरी नहीं, किसी तरह का चश्मा पहनते हैं तो उससे भी आपको बचाव होता है। स्पेशली जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं है,
उनको भी बचाव होता है, जिनको इन्फेक्शन है उनके द्वारा दूसरों के इन्फेक्शन फैलने में बचाव रखता है। काला चश्मा उनको जरूरत है जिनको रोशनी में आंखों में दुविधा हो रही हो, या कभी कभी लाइट में देखते हैं तो आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, या आपको रोशनी से आंख में पीड़ा हो रही होती है, तो ऐसे लोगों को काला चश्मा पहनना पड़ सकता है। नहीं तो रोटीन कोई भी चश्मा पहनेंगे तो डायरेक्टली इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे करता है? ये क्या ये टच से इन्फेक्शन स्प्रेड करता है या सिर्फ देखने से हो जाता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये? नहीं, देखने से ये इन्फेक्शन फैलता नहीं, ये एक भ्रांति है, लोगों को समझना चाहिए, देखने से नहीं फैलता। ये जो छूने से या फिर जो आंखों का डिस्चार्ज है लोगों के हाथ में लग जाता है, उनके कपड़े में लग जाता है, उनके टॉवल या हैंड कर्चीफ में लग जाता है, उसके द्वारा इन्फेक्शन दूसरे को फैल सकता है। हम देख रहे हैं घर में बहुत से लोग मोबाइल फोन यूज, टीवी के जो रिमोट होते हैं सारे लोग कॉमनली यूज करते हैं, इसलिए ऐसे समय में ऐसे चीजें शेयर नहीं करें तो इन्फेक्शन फैलने में रुकाव हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए डॉक्टर तिथियाल। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर के मुद्दे पर। उनका कार्यकाल तो बढ़ा, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी भी की है। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को आखिरकार 15 सितंबर तक के लिए एक्सटेंशन मिल गया है, यानी कि वो 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर रहेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को लेकर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट का जो ये मामला सुन रहा था एक्सटेंशन का, लेकिन इसमें कुछ टिप्पणी भी की है। जस्टिस गवाई ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे क्या बाकी अधिकारी ईडी में योग्य नहीं हैं, ईडी में बस एक ही योग्य अफसर हैं। एक अधिकारी के जाने से क्या इतना फर्क पड़ेगा? कल मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा तो क्या कोर्ट बंद हो जाएगा, ये पूछा जस्टिस गवाई ने। तो आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मामले पर और जानकारी के लिए, सीनियर एडिटर हैं लीगल अफेयर्स। आशीष, ये तीखी टिप्पणी है, एक्सटेंशन तो मिल गया है लेकिन ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं कि आखिर एक्सटेंशन की इतनी ज्यादा जो जरूरत है, ये ऐसा लगता है कि परिवर्तन निदेशालय जो है वहां पे कोई और अफसर नहीं है इस योग्य कि वो ईडी का डायरेक्टर बन सके। ये बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट पहले भी नाराजगी जाहिर करता रहा है इन सब मामलों में, और क्योंकि 11 जुलाई को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और कहा था कि जो विस्तार कार्यकाल में दिया गया है संजय मिश्रा को वो अवैध है, और 31 जुलाई तक की ही पद पर बने रहने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। लेकिन केंद्र सरकार इस बीच पहुंची सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक ईडी के जो डायरेक्टर है संजय मिश्रा की जरूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम आने वाली है और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये जरूरी है क्योंकि वो एक्सपर्टीज संजय मिश्रा को है। और इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें बहुत सारे देश हैं, इसी से ऋण जो लोन की क्षमता होती है वो भी तय होती है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों से लड़ने की जो एक देश की रणनीति होती है वो भी इसमें शामिल होती है। इसलिए उनको और वक्त देना चाहिए क्योंकि इससे ग्लोबल लेवल पर देश की छवि पर असर पड़ेगा, ये कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तमाम बातें पहले भी हो चुकी है, और ये भी सवाल उठाया कि क्या ईडी के पास, क्या भारत के पास कोई और ऑफिसर नहीं है जो इतने योग्य हो, ये एक बड़ा सवाल उठाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि सामान्य परिस्थितियों में वो इस तरह की अर्जी पर सुनवाई नहीं करता, लेकिन देश बड़े हित को देखते हुए, जनहित को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर तक तो नहीं, करीब 45 दिन और दे दिए हैं। 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर का विस्तार कर दिया है कार्यकाल का, लेकिन साफ कर दिया है कि इससे ज्यादा अब विस्तार नहीं मिलेगा इस पूरे मामले में। जी जी जी, धन्यवाद। ये साफ कर दिया गया है कि उससे आगे कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये है जरूर है कि 15 सितंबर तक कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर हैं एस के मिश्रा, जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, पर इस टिप्पणी के साथ। तो आशीष भार्गव, धन्यवाद आपका। मणिपुर में हिंसा शुरू होने के 70 दिनों के बाद
नागालैंड पुलिस ने एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है जिस पर शस्त्रागार से हथियार और गोला बारूद चुराकर बेचने का आरोप है। बताया जा रहा है कि शख्स मणिपुर के समूहों को हथियार बेच रहा था जो सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने शस्त्रागार से 2000 राउंड गोलियां चुराई हैं जिनका इस्तेमाल इंसास और अन्य स्वचालित राइफल्स में किया जाता है, ऑटोमेटिक राइफल्स में। पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा हथियारों का एक अवैध कारोबारी और 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरे मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के हथियार भी लूटे गए हैं। इससे कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पांच की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।